हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा थियरी सेशंस। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस की थी कि मैं बहुत जल्द आपके थियरी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी क्लासेस लेके आऊँगी, वीडियोस लेके आऊँगी। तो आज से मैं वही स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये है आपका बिजनेस लॉ सब्जेक्ट का पार्ट। ठीक है, बिजनेस लॉ जो सब्जेक्ट है उसका आपका जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दिस इज़ फ्रॉम बिजनेस लॉ। ओके, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो हम आज से शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। क्लास शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी कोई वीडियोस आप लोग सब देखते हैं, अभी तक वीडियोस तो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन व्यूज़ बहुत आते हैं, बट सब्सक्राइब्स अब तक आप में से सिर्फ 21% लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत हेल्प मिलती है। तो सब्सक्रिप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ पैसा तो उसके लिए देना नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा सेशन दैट इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए मैं उसको पार्ट पार्ट में लेके आ रही हूँ ताकि हमारा ज़्यादा लेंदी सेशन ना हो। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशंस देखते हैं कि क्या है। अब जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको नाम से समझ में आता होगा कि ये जो एक्ट बना है ये एक्ट बना है 1872 में इम्प्लीमेंट हुआ है और ये एक्ट बना है फॉर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज दैट ब्रांच ऑफ लॉ विच डिटरमाइंस द सर्कमस्टांसेस इन विच प्रोमिसेस मेड बाय द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट shall be legally binding on them. Its rules define the remedies that are available in the court of law against a person who fails to perform his contract. अब क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? कॉन्ट्रैक्ट वर्ड तो आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे स्टूडेंट्स अपने लाइफ में, इधर उधर बहुत सारी जगह में आपने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड इनफैक्ट यूज़ भी किए होंगे। लेकिन हर एक कॉन्ट्रैक्ट का जो मतलब आपको पता है वो लॉ की डेफिनेशन में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो नहीं है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द लॉ, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट इस वर्ड का मीनिंग क्या है ये सबसे पहले आपको पता होना ज़रूरी है। तो क्या है इसका मीनिंग, चलिए देखते हैं। तो अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2H। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिए आप सभी कि जब भी हम लोग लॉ पढ़ते हैं तो वहाँ पे सेक्शंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। व्हेनेवर यू राइट द डेफिनेशन इन एग्जाम्स तो सेक्शन याद रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप को सेक्शन याद नहीं है और अगर आप गलत सेक्शन लिखकर सही डेफिनेशन भी लिखेंगे स्टूडेंट्स तो यू विल नॉट गेट अ मार्क्स। ओके, क्योंकि जो सेक्शन है उस सेक्शन के अंदर ही जो डेफिनेशन दी होगी वही डेफिनेशन सही होगी। तो ये ध्यान रखिए कि सेक्शन अगर आप लिखते हैं तो सेक्शन सही होना चाहिए, अदरवाइज आप सेक्शन लिखो ही मत। लेकिन सेक्शन नहीं लिखोगे फिर डेफिनेशन लिखोगे तो ठीक है, बट आपके मार्क्स तो कट होंगे इफ़ यू हैव नॉट रिटर्न द सेक्शन, बट एटलीस्ट कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने गलत सेक्शन 2 की जगह यहाँ पे सेक्शन 3 लिख दिए और फिर ये डेफिनेशन आप लिख रहे हो कॉन्ट्रैक्ट की तो यू विल गेट 0 मार्क्स। ओके, सो ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखिए कि जब भी हम लोग लॉ पढ़ते हैं, लॉ में कोई डेफिनेशंस लेते हैं तो उसकी सेक्शंस जो होते हैं वो आपके हमेशा सही होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जिसमें कि लॉ की एनफोर्सिबिलिटी हो, जिसमें कि लॉ की एनफोर्सिबिलिटी हो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश क्यों मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एन एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। ठीक है, तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि मैम अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एनफोर्सिबिलिटी? एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्रीमेंट? ठीक है, तो पहले ये भी हमको पता होना चाहिए। अब हमको एग्रीमेंट का मतलब क्या पता है कि हाँ, जब दो पार्टीज के बीच में कुछ तो भी डील होता है या कोई एक कोई बात पे दोनों की सहमति होती है तो हम वहाँ पे एग्रीमेंट कर लेते हैं, जो आपने जनरली सुने होंगे। लेकिन अगेन मैं जैसे आपको बताई हूँ, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी हमको पता है कि हमने कोई किसी काम को कंप्लीट करने के लिए किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, लेकिन
लॉ के एंगल से उसकी डेफिनेशंस क्या है वो हमको देखना है। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखे, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। लाइकवाइज अब हमको ये पता करना होगा पहले कि व्हाट इज एन एग्रीमेंट। तो यहाँ पे देखिए एग्रीमेंट की डेफिनेशन मैंने दी हूँ। एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2E, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या डेफिनेशन है एग्रीमेंट की? एवरी प्रॉमिस एंड every set of promises forming the consideration for each other is an agreement। यानी क्या हुआ इसका मतलब कि जहाँ every promise and every set of promises, ऐसा कोई भी प्रॉमिस जब एक पार्टी X अगर पार्टी Y से कोई प्रॉमिस करती है, ठीक है, एक प्रॉमिस या मोर देन वन प्रॉमिस भी हो सकता है, और जिसके बदले में Y पार्टी X को कुछ देगी, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, तो उसके बदले में Y पार्टी अगर X पार्टी को कुछ दे रही है, तो ये जो इन दोनों पार्टी के बीच में डील हुई है उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। क्या है, वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ। एग्रीमेंट का मतलब होता है जब एक पार्टी दूसरे पार्टी से कोई काम करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कोई प्रॉमिस करती है, जिसके बदले में सामने वाली पार्टी, जिसके बदले में वाई पार्टी मतलब सामने वाली जो पार्टी है वो पार्टी उसको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन देगी, तो ऐसे प्रॉमिस को हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। देखो अब एग्रीमेंट को भी मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करने के लिए, एक सेकेंड पहले मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ ये सब। हाँ, एग्रीमेंट को भी मैंने आपको क्लियर करने के लिए एक शॉर्ट डेफिनेशन बना के दी हूँ। एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जहाँ सामने वाली पार्टी आपको ऑफर देती है और अगर आप उसको एक्सेप्ट, यानी एक पार्टी ए अगर पार्टी बी को ऑफर देती है और पार्टी बी उसको एक्सेप्ट करती है, तो जब ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है, ये है ऑफर और ये है एक्सेप्टेंस, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एग्रीमेंट, ठीक है। आई होप आप लोग को समझा होगा। नहीं समझा होगा तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं, मैं आपको और तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ? तो एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें कि लॉ की परमिशन हो या जो लीगल हो, हम इसको इन सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ बाय लॉ मतलब लीगल अगर कोई काम आप कर रहे हैं, ठीक है, जो कि लीगल है लॉ की नज़रों में, ऐसा कोई अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि सपोज मिस्टर अजय ने मिस्टर विजय को उसने कहा कि कुछ इल्लीगल काम करने के लिए उसने उसके साथ एग्रीमेंट किया, ठीक है। कुछ इल्लीगल काम है जो कि लॉ की नज़रों में इंडिया में जो चीज़ परमिसिबल नहीं है, ऐसा कोई काम करने के लिए अजय अगर विजय को कहता है और वो उसको ऑफर देता है कि अगर आप मेरे लिए ये काम करोगे विच इज़ इल्लीगल, अगर आप मेरे लिए ये काम करोगे तो इसके बदले में मैं आपको पैसे दूंगा, और मुझे इस चीज़ के लिए विजय उसको अपना एक्सेप्टेंस दे देता है। यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑफर भी है, अजय ने विजय को ऑफर दिया और इसने उसको एक्सेप्टेंस दे दिया, तो ये एग्रीमेंट तो हो सकता है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब आप पूछेंगे मैडम ऐसा क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट होने के लिए एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ ज़रूरी नहीं है, एग्रीमेंट होने के लिए सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। तो आपने यहाँ पे देखे कि अजय ने विजय को ऑफर दिया और विजय ने अजय को उस चीज़ का एक्सेप्टेंस दे दिया, लेकिन यहाँ पे ये एग्रीमेंट तो बन गया, ऑफर और एक्सेप्टेंस है तो एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट तो बन गया, बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया, क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट तो बन गया है बट इसमें एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि ये जो काम का इसने इसको ऑफर दिया था, वो काम जो था दैट वर्क इज नॉट लीगल, दैट वर्क इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ,
ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल कि कैसे काम को हम कह सकते हैं कि यस दिस इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब देखो यहाँ पे अमित ने, ठीक है, अमित ने सुरेश को ऑर्डर दिया कि भाई किस चीज़ का ऑफर दिया अमित ने सुरेश को कि आप मेरे लिए मेरा घर कंस्ट्रक्ट करके दो, ठीक है, मेरा हाउस कंस्ट्रक्ट करके दो। और सुरेश हैज़ एक्सेप्टेड दैट ऑफर। सुरेश इज़ अ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, वो एक बिल्डर है और उसने वो जो ऑफर था वो एक्सेप्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों के बीच में ऑफर हुआ, ठीक है, उसने घर बनाने के लिए ऑफर दिया और सुरेश ने वो एक्सेप्ट कर दिया, मतलब उसने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस आ गया, तो क्या ये एग्रीमेंट हो गया क्या? सोचो, यहाँ पे ऑफर हुआ, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऑफर दिया, अमित ने सुरेश को ऑफर दिया और सुरेश ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। तो नो डाउट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एग्रीमेंट। तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट तो बन गया, बट क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा? क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा? तो यस, द आंसर इज यस, ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। वाई? क्योंकि इस एग्रीमेंट में जो काम दिया जा रहा है, जो ऑफर और एक्सेप्टेंस किया जा रहा है जिस काम के लिए, दैट वर्क इज लीगल। दैट वर्क इज लीगल इन द आइज ऑफ लॉ। घर कंस्ट्रक्ट करना ये कहीं से भी इलीगल काम नहीं है। और अमित ने सुरेश को घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ऑफर दिया है, तो यस दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे जो एग्रीमेंट है इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट तो है और साथ साथ में एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ भी है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज प्रॉमिस? अभी हमने एग्रीमेंट के डेफिनेशन में देखे थे ना, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, every promise and every set of promises forming the part of every promise and every set of promise forming the part of consideration is an agreement, है ना। तो ना what is promise? अब promise की definition क्या है? प्रॉमिस यानी जो हम लोग बात करते हैं कि पक्का प्रॉमिस, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगी, दैट प्रॉमिस इज नॉट अ प्रॉमिस इन द वर्ड्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इन द वर्ड्स ऑफ लॉ। तो प्रॉमिस की डेफिनेशन क्या है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? तो देखो प्रॉमिस की डेफिनेशन दी है अंडर सेक्शन याद रखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है, बार बार बता रही हूँ। प्रॉमिस इज डिफाइंड इन सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें कि प्रॉमिस की डेफिनेशन में उन्होंने कहा है अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो हम उसको कहते हैं प्रॉमिस। नाउ व्हाट इज प्रपोजल एंड व्हाट इज प्रॉमिस? अब प्रपोजल मतलब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कोई चीज़ का ऑफर दिया, ठीक है। अब इसमें मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज यश नाम का एक पर्सन है हु वांट्स टू सेल हिज व्हीकल, ठीक है, वो अपनी गाड़ी बेचना चाहता है, व्हीकल बेचना चाहता है। तो उसने उसके फ्रेंड विजय को ऑफर दिया, प्रपोजल दिया कि भाई मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ 50,000 में, तो तू खरीदना चाहता है क्या, ठीक है। ये प्रपोजल दिया उसने विजय को कि क्या तू मेरी गाड़ी 50,000 में खरीदना चाहता है। और अगर वो प्रपोजल विजय एक्सेप्ट करता है और यश को अपना एक्सेप्टेंस देता है कि हाँ मुझे तुम्हारा प्रपोजल पसंद है, मुझे तुम्हारी गाड़ी 50,000 में पसंद है, आई वॉन्ट टू बाय दैट। तो ये जो चीज़ होती है, ये जो प्रोसेस होता है, इसे हम कहते हैं प्रॉमिस। यहाँ पे क्या हुआ कि जब प्रपोजल को, अगर प्रपोजल विजय एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो प्रपोजल प्रॉमिस कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। प्रपोजल को प्रॉमिस बनने के लिए क्या चाहिए? प्रपोजल को प्रॉमिस बनने के लिए चाहिए एक्सेप्टेंस। ये ध्यान रखिए, प्रपोजल को प्रॉमिस बनने के लिए चाहिए एक्सेप्टेंस। तो जब भी कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी को कोई चीज़ का प्रपोजल देती है, प्रपोजल मतलब ही हम कह सकते हैं ऑफर, ठीक है। प्रपोजल का मतलब ही क्या होगा? ऑफर। अगर कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी को कोई चीज़ का ऑफर देती है और वो उसको एक्सेप्ट करती है, तो वो पार्टी, अगर नेक्स्ट पार्टी एक्सेप्ट करती है तो फिर वो एक्सेप्टेंस कहला जाता है, वो ऑफर कहला जाता है प्रॉमिस, ठीक है। नाउ व्हाट इज कंसिडरेशन? ये भी हम लोग ने भी लास्ट डेफिनेशन में देखे थे एग्रीमेंट में। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, ठीक है।
कुछ चीज़ रिटर्न में, यानी अगर यश विजय को अपनी व्हीकल बेच रहा है, अपनी गाड़ी बेच रहा है, तो विजय उसके बदले में यश को क्या देने वाला है? विजय उसके बदले में यश को देने वाला है मनी, अमाउंट है ना, वो गाड़ी की जो कीमत है वो उसको देने वाला है। तो ये जो समथिंग इन रिटर्न है ये होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट होने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। यानी फ्री में, या अगर यश फ्री में अपनी गाड़ी विदाउट गेटिंग एनी अमाउंट, विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम विजय, अगर यश अपनी गाड़ी विजय को दे रहा है तो वो ना तो प्रॉमिस हो रहा है, ना तो वो एग्रीमेंट हो रहा है, ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे स्टूडेंट्स, आपके पेरेंट्स आपको गाड़ी लेके दे रहे हैं अगर कॉलेज, चलो भैया हमारा बच्चा भी कॉलेज जाने लग गया है तो उसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, हमारा बच्चा अच्छा पढ़ना चाहिए, तो पेरेंट्स ने गाड़ी लेके दे दी। अब अगर आपको गाड़ी मिल रही है तो गाड़ी के बदले में क्या आप अपने पेरेंट्स को कोई अमाउंट पे करते हो? नहीं करते। ठीक है, क्या आप गाड़ी के बदले में उनके लिए कुछ काम करके देते हो? नहीं। क्या आप उनको कुछ चीज़ रिटर्न में देते हो? कुछ भी नहीं देते स्टूडेंट्स। इनफैक्ट अच्छा रिजल्ट ही दे दो, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है, तो वो भी आप लोग उसके लिए भी सीरियस नहीं होते हो। ठीक है, तो उसके लिए सीरियस होइए। और तो अगर आप कुछ चीज़, उस चीज़ के बदले में कोई चीज़ रिटर्न में नहीं दे रहे हो तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ होना चाहिए? कंसिडरेशन होना ज़रूरी होता है। तो कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है समथिंग इन रिटर्न, मतलब कोई भी चीज़ के बदले में अगर आप कुछ चीज़ दे रहे हो, जो भी चीज़ दे रहे हो, तो दैट वहाँ पे कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, तभी वो एग्रीमेंट कहलाता है, तभी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। नाउ वो ये है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अभी लास्ट इसमें हमने स्टूडेंट्स क्या देखे? इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जो इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो हमने देखे। कौन कौन सी डेफिनेशंस थी? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एग्रीमेंट, देन प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज enforceability of law, conditions of enforceability. Now what are the conditions of enforceability? कंडीशंस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी क्या है? एनफोर्सिबिलिटी तो मैंने आपको बताई थी, एनीथिंग विच इज लीगल इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है ना, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी? तो चलिए देखते हैं। द कंडीशंस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट एज लेट डाउन इन सेक्शन 10 आर, यानी कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए तभी आप किसी एग्रीमेंट में एंटर हो सकते हो, और तभी आप जब एग्रीमेंट में एंटर हो पाओगे तभी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो पाओगे। ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशंस है विच आर नेसेसरी फॉर एन एग्रीमेंट, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 10 में दी हुई है। ना व्हाट आर दैट कंडीशंस? देर आर मेनली 3 कंडीशंस। ठीक है, मेनली 3 कंडीशंस है, कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 ऑफ एनफोर्सिबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट। नाउ व्हाट आर 3 कंडीशंस? पहली कंडीशन है द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। जो एग्रीमेंट हो रहा है दोनों पार्टी के बीच में, वो उनके बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है वो फ्री कंसेंट होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? फ्री कंसेंट का मतलब होता है अपनी इच्छा से। ठीक है, यानी फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। यानी अगर एक पार्टी है पार्टी ए और एक पार्टी है पार्टी बी, ठीक है, तो पार्टी ए पार्टी बी को ऑफर दे रही है कि मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ, और पार्टी बी अपनी खुशी से अपना एक्सेप्टेंस ए को देती है कि यस आई वांट टू सेल माय होम टू यू। तो उस केस में ये जो कंसेंट हुआ इनके बीच में, जो एग्रीमेंट हुआ, वो कैसा है? फ्री कंसेंट। यानी यहाँ कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं अगर ए बी के कनपटी में बंदूक रख के, उसको डरा के, धमका के, किसी भी तरह के तरीके से उसको डरा धमका के अगर उससे फोर्सफुली कहना चाहता है कि आपको अपना घर मुझे बेचना ही पड़ेगा या आपका घर मेरे नाम पे कर दो, तो ऐसे केस में जो चीज़ होती है, तो अब बी बेचारा डर के मारे अपना घर ए को बेच रहा है, तो ऐसे केस में ये जो इनका कंसेंट है इन दोनों के बीच में, वो फ्री कंसेंट होगा क्या? होगा क्या फ्री कंसेंट? जब अगर आपको कोई डरा के धमका के जबरदस्ती कोई एग्रीमेंट करवाए तो दैट एग्रीमेंट इज नॉट एन एग्रीमेंट, क्योंकि वहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है।
तो फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है। फ्री कंसेंट यानी खुद की इच्छा से, खुद की खुशी से हम किसी चीज़ के लिए अपना एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट इज द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बाय द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब जो पार्टीज है, जो दो पार्टी है, पार्टी ए और पार्टी बी, अब इन दोनों, ये जो दोनों पार्टीज हैं, इनके जिनके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है वो कैसे होने चाहिए? वो होने चाहिए कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? तो ये हम डिटेल में आगे आपके यही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर में ही उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन है, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट यानी वो पर्सन्स हु आर एलिजिबल टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो पार्टीज एलिजिबल होती है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, सिर्फ वही पार्टीज जो है वही एग्रीमेंट कर सकती है, और उन्होंने ही अगर एग्रीमेंट किए तो वही होता है, वही आते हैं अंडर कंडीशंस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट। अब ऐसे कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन है? उसके लिए पहली कंडीशन होती है कि आपने 18 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, दैट मीन्स यू मस्ट बी मेजर। नेक्स्ट कंडीशन इज आप जो excuse me, नेक्स्ट कंडीशन इज द पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड। जो साउंड माइंड पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहिए। अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो दैट इज नॉट अ लीगल। एंड लास्ट पॉइंट इज अ पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। अगर कोई पर्सन को लॉ ने किसी तरह से भी डिस्क्वालिफाइड करी है कि ऐसे पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो उस पर्सन के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? जो पर्सन के ऊपर ऐसा कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लॉ ने कहीं से बोली नहीं है कि इसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो आप उसके साथ कर सकते हो। नेक्स्ट 18 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट हुआ होना चाहिए, मेजर पर्सन होना चाहिए और साउंड माइंड पर्सन होना चाहिए। दिस आर द 3 कंडीशंस ऑफ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। And last but not the least point of conditions of enforceability is the agreement must be made for a lawful consideration with a lawful object। आपका जो एग्रीमेंट है वो किसी लॉफुल कंसिडरेशन के साथ हुआ होना चाहिए, और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो भी कैसा होना चाहिए? लॉफुल। अब ये लॉफुल कंसिडरेशन विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब कैसा है? इसका एग्जांपल देती हूँ मैं आपको ज़्यादा क्लियर होगा। लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब जो काम आप सामने वाले पार्टी से करवा के ले रहे हो वो काम भी लॉफुल होना चाहिए, लीगल काम होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर ए बी को बोलता है कि आप मेरे लिए घर कंस्ट्रक्ट करके दो, ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है? ए का ऑब्जेक्ट क्या है? अपना घर बनवाना। ठीक है, अपना घर बनवाना। तो घर बनवाना इज नॉट अ इलीगल वर्क है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया उसका? लीगल हो गया। अब बी को ए ने बी को बोला कि घर बनवा के दो, और घर बनाने के बदले में ए बी को क्या देगा? बी घर बना के देगा, ए उसको देगा अमाउंट, पैसे। ठीक है, तो क्या पैसे अनलॉफुल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो कंसिडरेशन क्या हुआ? ए के लिए कंसिडरेशन हुआ घर, बी के लिए कंसिडरेशन हुआ मनी, तो कंसिडरेशन तो लॉफुल है ही, और जो ऑब्जेक्ट है, जो काम है, वो काम भी लॉफुल है। यहाँ हम किसी के साथ किसी को कुछ गलत करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कुछ इलीगल काम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, यानी हमारा ऑब्जेक्ट भी लॉफुल है और हम उसके बदले में जो अमाउंट पे कर रहे हैं या जो भी कंसिडरेशन दे रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ लॉफुल। ठीक है, तो दिस आर, इसके अलावा एक मिनट, लास्ट एक और पॉइंट है लॉ कंडीशंस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी का, वो पॉइंट है द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। आपका जो एग्रीमेंट है वो किसी तरीके से भी आपने एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब किसी भी तरीके से एक्सप्रेशन से वो वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। वॉइड का मतलब होता है इलीगल या गलत, वैलिड मतलब सही, वॉइड मतलब रॉन्ग या गलत। ठीक है, तो आपका जो एग्रीमेंट है वो गलत। ठीक है, तो आपका जो एग्रीमेंट है वो किसी भी तरीके से वॉइड अगर डिक्लेयर्ड है तो फिर अगेन वो कंडीशंस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी में नहीं आएगा। तो दिस आर द मेनली 4 कंडीशन। फर्स्ट इज फ्री कंसेंट, सेकेंड इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए सारी पार्टीज, थर्ड इज लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट इज द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दीज आर द कंडीशंस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज
एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, वो तो हमने देख लिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देख लिए, एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ देख लिए, कंडीशंस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट देख लिए। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या क्या पॉइंट्स ज़रूरी है। वैलिड यानी क्या, वैलिड यानी सही, ठीक है, सही। आपके लॉ के नज़रों में जो सही है, जो करेक्ट है, ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कौन से होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उसके लिए क्या क्या एलिमेंट्स लगते हैं, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट इज, एक एक करके हम पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज देयर मस्ट बी एन ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस। देयर मस्ट बी एन ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो पहला ज़रूरी पॉइंट है वो है कि वहाँ पे दोनों पार्टी के बीच में ऑफर होना चाहिए और सामने वाली पार्टी जब उसको एक्सेप्ट करेगी तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। यानी वहाँ पे ऑफर, और जो हमने एग्रीमेंट की डेफिनेशन में देखे थे कि वहाँ पे ऑफर और उसके साथ उसका एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। अगर बिना ऑफर के सामने वाली पार्टी एक्सेप्टेंस कर रही है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और बिना एक्सेप्टेंस के हमने सिर्फ ऑफर दे दिया और हमने सोच लिया नहीं सामने वाली पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और अब हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए ऑफर, उसका एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज। दोनों पार्टीज के बीच में म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। मतलब म्यूचुअल कंसेंट मतलब क्या होगा, म्यूचुअल कंसेंट मतलब दे मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग एंड इन द सेम सेंस। सेम थिंग पे सेम सेंस के साथ उनका जो है एग्रीमेंट है जो वो होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, सपोज मेरे पास 2 घर है, ठीक है। सपोज मेरे पास 2 घर हैं, ठीक है। एक है मेरा फ्लैट और नहीं, या दोनों बोल देंगे हम, प्रॉपर्टी एक्स और प्रॉपर्टी वाई। मेरे पास 2 घर है। अब मैंने मेरे फ्रेंड से कही आई वॉन्ट टू सेल वन ऑफ माई हाउस, ठीक है, मैं अपना एक घर बेचना चाहती हूँ। अब जो मेरा फ्रेंड था मिस्टर जेड, अब इसको ये पता ही नहीं है, ये नहीं जानता है कि मेरे पास 2 घर है। उसने अब तक मेरा सिर्फ एक ही घर देखा है जो कि है मेरी प्रॉपर्टी वाई। तो अब वो सोच रहा है, जब मैं ये कह रही हूँ कि मुझे अपना घर बेचना है, तो मिस्टर जेड ने ये अज्यूम कर लिया कि मैं मेरा वाई वाली जो प्रॉपर्टी है वो बेचना चाहती हूँ। बट इन एक्चुअल मैं अपना कौन सी प्रॉपर्टी बेचना चाहती हूँ, प्रॉपर्टी एक्स, ठीक है। अब हो सकता है मेरी वाई प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही प्राइम लोकेशन में है और एक्स प्रॉपर्टी मेरी थोड़ी सी ऐसी जगह पे है। तो मिस्टर वाई वांट टू बाय माय प्रॉपर्टी वाई, बट मैं कौन सा बेचना चाहती हूँ, प्रॉपर्टी एक्स। अब मैंने ऑफर दी, आई वॉन्ट टू सेल माई प्रॉपर्टी, और मिस्टर जेड ने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने उसके साथ डील करी, मैंने प्रॉपर्टी बेची और मैंने उसको पता अरे मैं तो ये वाला घर बेच रही हूँ, तो वो अब मेरे खिलाफ, हम कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, ताकि अगर सामने वाली पार्टी ने हमारे साथ कोई भी चीज़ हेर फेर करी, चीटिंग करी, हमारे हिसाब से काम नहीं हुआ, तो हम उसके खिलाफ, दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में जा सकती हैं। अब मिस्टर जेड बोलेगा नहीं मैडम ने मेरे साथ चीटिंग करी क्योंकि मैं तो प्रॉपर्टी वाई खरीदना चाहता था, पर मैडम ने तो मुझे प्रॉपर्टी एक्स टिका दी, ठीक है। तो उस केस में मिस्टर जेड वहाँ पे कोर्ट में जाएगा, फिर केस करेगा, फिर वहाँ जाके हम बोलेंगे नहीं मैं तो एक्स बोल रही थी, मुझे नहीं पता था कि वाई खरीदना चाहता है, और जेड बोलेगा मैं तो वाई बोल रहा था। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देयर मस्ट बी म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज। म्यूचुअल कंसेंट मतलब सेम चीज़ के ऊपर आप लोग का दोनों चीज़ें सेम, मतलब मुझे अपना घर बेचते समय उसे बताना पड़ेगा कि मैं एग्जैक्टली कौन सा घर बेचना चाहती हूँ, और मिस्टर जेड ने अपना एक्सेप्टेंस देने के पहले ये चीज़ कंफर्म करना पड़ेगा उसे कि मैं एग्जैक्टली कौन सा घर खरीद रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट में आपको एंटर होना है। यानी सेम थिंग पर सेम सेंस से दे मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग एंड इन द सेम सेंस। ऐसे कंफ्यूजन में नहीं काम करना है कि मैंने ये सोची तूने वो बताया, ऐसा काम कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी नहीं होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल से चीज़ समझ में आई होगी।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देयर मस्ट बी अ लीगल ऑब्लिगेशन। जो है दोनों पार्टीज उनके बीच में लीगल ऑब्लिगेशन होना ज़रूरी है। अब लीगल ऑब्लिगेशन मतलब एन ऑब्लिगेशन एनफोर्सेबल बाय लॉ। सीधी सी बात है, जैसे मैंने आपको बताई थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो दोनों के बीच में, अब और भी दूसरे टाइप के ऑब्लिगेशन होते हैं जैसे सोशल ऑब्लिगेशन। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट किए डिनर के लिए, ठीक है। अब फ्रेंड ने बोल दिया हाँ मैं आपके साथ डिनर के लिए आऊँगा, तो अब ये जो चीज़ है एन इन्विटेशन टू अ फ्रेंड फॉर अ डिनर, ये जो होगा ये होगा आपका सोशल ऑब्लिगेशन। अगर वो हाँ बोलता है या ना बोलता है तो ये सोशल ऑब्लिगेशन है। अब इस चीज़ में अगर वो नहीं आता है आपके साथ खाना खाने, अगर वो आपने टेबल बुक कर लिए, ठीक है, और आप उसके लिए डिनर के लिए वेट कर रहे थे बट ही डिडंट कम, तो उस केस में यू डोंट गो टू द कोर्ट एंड फाइल अ केस अगेंस्ट हिम। वाई नॉट? बिकॉज दिस ऑब्लिगेशन इज नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन, ये सोशल ऑब्लिगेशन था। उसकी मर्जी, उसका कोई प्रॉब्लम आ गया होगा, वो नहीं आया। लेकिन अगर वहीं ये आपका लीगल ऑब्लिगेशन होता, लीगल ऑब्लिगेशन यानी आप कॉन्ट्रैक्ट करते कि आपको मेरे लिए ये जो पार्टी है वो अरेंज करनी है होटल में, ठीक है। मैं होटल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती कि आप मेरे 10 गेस्ट आने वाले हैं तो आपको ये टेबल बुक करना है और ये अमाउंट है, मैं उसको अमाउंट पे कर देती, ठीक है। और जब मेरे गेस्ट आते तो हमको वहाँ पे टेबल बुक नहीं मिलता, ठीक है, तो उस केस में मैं उस होटल वाले के अगेंस्ट में केस कर सकती थी। क्यों? क्योंकि मेरा और होटल ओनर या रेस्टोरेंट ओनर के साथ एक लीगल ऑब्लिगेशन हुआ था। वो मेरा फ्रेंड नहीं था, मैंने उसको इनवाइट नहीं की थी खाना खाने, ठीक है। मैंने उसके साथ एक डील की थी कि मुझे एक टेबल बुक चाहिए जिसके अगेंस्ट में मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट की थी या पेमेंट दी थी, तो दैट ऑब्लिगेशन इज़ अ लीगल ऑब्लिगेशन। लेकिन वहीं अगर मैं टेबल बुक करती हूँ, अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करती हूँ और फ्रेंड्स हाँ बोल देते हैं बट वो नहीं आते, तो दैट इज़ अ सोशल ऑब्लिगेशन। तो उसके अगेंस्ट में मैं कभी भी उनके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकती। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझा होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। जो दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है उनका जो कंसेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फ्री। मतलब किसी प्रकार का कोई फोर्स, ज़बरदस्ती, डरा के, धमका के, म्यूचुअल मिस्टेक के फैक्ट से या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स गलत बताकर, ऐसा करके दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट के बारे में मैंने अभी आपको लास्ट इसमें भी बताई थी, तो आपको समझ में आया ही होगा। फ्री कंसेंट यानी खुद की इच्छा से दोनों पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहिए। नेक्स्ट इज द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये अभी हमने एग्रीमेंट वाले पॉइंट में भी देखे थे कि दोनों जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए और नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे 3 टाइप के लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज एन एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय लॉ फुल कंसिडरेशन, यानी आपने जो एग्रीमेंट करे वो कैसा होना चाहिए? एक लॉफुल कंसिडरेशन के लिए, यानी ऐसी कोई कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए जो कि इमोरल हो, फॉरबिडन बाय लॉ हो, फ्रॉडुलेंट हो या अपोज बाय पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अपोज वाला कुछ हो, यानी जो पब्लिक पॉलिसी में नहीं आता है, ऐसे किसी कंसिडरेशन के लिए आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी किसी को मारना, पीटना या गलत तरीके से किसी से कोई चीज़ लेना, दैट उस तरीके का कंसिडरेशन आपका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। जो काम आप सामने वाले पार्टी को ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जिस काम के लिए आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो ऑब्जेक्ट भी आपका कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, इमोरल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। आपका जो एग्रीमेंट है वो वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए। वॉइड डिक्लेयर्ड मतलब अगर कोर्ट ऑफ लॉ के तरफ से या लॉ हमारी कंट्री अगर किसी काम के लिए बोलती है कि ये चीज़ आपका, अगर कंट्री अगर कुछ एग्रीमेंट ऐसा है जो कि हमारे कंट्री के लॉ में गलत बताया गया है कि अगर आप ऐसा काम करते हैं तो ये हमारे देश के कानून के खिलाफ है, तो उस केस में ऐसा एग्रीमेंट में अगर आप एंटर होते हो तो वो एग्रीमेंट आपका वॉइड होगा। तो उस केस में अगर आपके साथ सामने वाली पार्टी कोई चीट करती है, फ्रॉड करती है, तो आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा पाओगे, नहीं केस कर पाओगे, क्योंकि आप खुद फंस जाओगे।
नेक्स्ट इज द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन। एग्रीमेंट जो होता है वो सर्टन होना चाहिए, मतलब द मीनिंग ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन। इन अदर वर्ड्स हम ऐसे कह सकते हैं, एन एग्रीमेंट हुज मीनिंग इज नॉट सर्टन इज नॉट वैलिड। ठीक है, जिसका मीनिंग सर्टन ही ना हो वो वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट इज द परफॉर्म एंड लास्ट पॉइंट इज द परफॉर्मेंस मस्ट नॉट बी इम्पॉसिबल। जो एग्रीमेंट आप कर रहे हो उसका जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। यानी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय को कहता है कि आप मुझसे शादी कर लो, मैं आपके लिए आसमान से चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है चांद तारे तोड़ के लाना इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपको कोई ये कहता है कि आप मेरी बातें मान लो, मैं आपके लिए ये, तो वो बात जो बोल रहा है, जो काम वो बोल रहा है कि मैं आपको उसके बदले में ये करूँगा, वो पॉसिबल होना चाहिए। तो आपका जो भी किया हुआ एग्रीमेंट है ना, वो ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए जिसका ऑब्जेक्ट तो लॉफुल होना ही चाहिए, बट वो परफॉर्मेंस, वो काम करना भी पॉसिबल होना चाहिए। इम्पॉसिबल काम के लिए अगर आप एग्रीमेंट करते हो तो दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप स्टूडेंट्स आपको एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट होगा तो नो डाउट आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेके आऊँगी, इसका नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम ऑफर, एक्सेप्टेंस और आगे के पार्ट्स देखेंगे, उसमें मैं पहले आपके डाउट्स क्लियर करूँगी स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो लाने के पहले आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए आज के इसका पार्ट का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, लेट्स सी। एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंस्टिट्यूट एन एग्रीमेंट। किसी भी चीज़ में एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर देगी, वो उसको ऑफर देगी, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, तो ये जो चीज़ है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? एनफोर्सिबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, एग्रीमेंट के साथ जब एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ आ जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीमेंट में नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता। आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो तो वहाँ कोई पार्टी दूसरे पार्टी के साथ लीगली बाइंड नहीं होती है, बट कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हो तो वहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट होने के लिए होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। सिंपली ऑफर दो, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, एग्रीमेंट बन गया। लेकिन एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए होता है? एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। तो ज़रूरी नहीं है हर एक एग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ हो। ठीक है, इसलिए एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा ज़रूरी नहीं है, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ही पहली कंडीशन होती है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन होती है कि लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। इसलिए ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट्स नीड नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट पॉइंट इज एग्रीमेंट इज नॉट कंक्लूडेड एंड बाइंडिंग ऑन कंसर्न पार्टीज। एग्रीमेंट कहीं से भी हम लोग, एग्रीमेंट अगर कोई दो पार्टी के बीच में होता है तो वो सामने वाली पार्टी को बाइंड नहीं करती है, बट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में सामने वाली पार्टी बाइंडेड हो जाती है। अगर उसने टाइम पे काम नहीं करा, प्रॉपर काम नहीं करा, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था वैसा काम नहीं करा, तो उसके खिलाफ सामने वाली पार्टी कोर्ट में जाकर केस कर सकती है और अपना जो भी उसका लॉस है या उसका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी फाइन है, जो भी उसका लॉस हुआ है उस फ्रॉड के कारण, वो चीज़ वो वापस रिकवर कर सकती है। तो स्टूडेंट, दिस इज़ व्हाट आवर टुडेज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, ये सब देखे। इसके साथ हमने कंडीशंस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी देखे। देन वी हैड सीन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया है, आपको ये थियरी क्लास पसंद आई है, तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टूडेंट्स, लाइक करने में आप लोगों का तो ऐसा कुछ जाता है नहीं, लेकिन हाँ, मुझे उससे ज़रूर मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, अगर आप लोगों के जितने ज़्यादा लाइक्स आते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो कर रही हूँ वो चीज़ आपको पसंद आ रही है। और जैसे मैंने आपको कही हूँ कि बहुत कम लोगों ने, सिर्फ 21% लोग हैं जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। देखते हैं आप लोग, बट सब्सक्राइब नहीं करते।
तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे और वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। तो अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद है, आया है आपको, तो प्लीज़ डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।